नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स की इंपॉर्टेंस और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस पर। जिस तरह से जो आपके प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको राय देने की कोशिश की जाएगी। शो में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश रंजन सिन्हा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं वेल्थ मैनेजमेंट जे.आर. लारा फाइनेंशियल सर्विसेज। नमस्कार प्रकाश साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए कार्यक्रम में। और आइए हम व्यूअर्स को बता दें किस तरह से वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर आप एसएमएस कर दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले से मेंशन कीजिएगा, स्पेस देने के बाद प्रश्न, अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, और इस तरह से आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला प्रश्न अलवर से है और ये प्रश्न एसएमएस के जरिए कृष्ण गोपाल जी का है। कृष्ण साहब जानना चाह रहे हैं, इनकी एज 35 है और प्रकाश जी, इनकी जो योजना है ये इंटरेस्टिंग क्वेरी है। ये कहते हैं कि ये डेली बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और रेगुलर जिस तरह से बता रहे हैं जो इनको आय है उसमें उतार चढ़ाव बीच में रहता है, पर ये डेली बेसिस पे करना चाहते हैं। इसकी और हम डिटेल्स अगर ये लाइन पर होते तो हम इनसे गैदर कर पाते, लेकिन फिर भी इसमें डेली बेसिस पर और जो ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं उसको मैनेज करना भी अपने आप में बहुत एक चुनौती रहने वाली है, टफ होगा। करना चाहें तो विकल्प मतलब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ना ये जो भी फंड्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मंथली बेसिस पर करें, एक सिस्टमैटिकली करें, डिसिप्लिन फॉर्मेट में। मतलब इनके लिए सहूलियत भी होगी और ऑप्शंस भी रहेंगे। आप इनको किस तरह से ये समझाते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है। डेली एसआईपी जरूर हमारे यहाँ है, बट हमारे यहाँ ज़्यादातर निवेशक जो हैं वो मंथली एसआईपी करते हैं। और इसके मैं एक उदाहरण दूंगा कि क्या होगा कि अगर आप डेली एसआईपी करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 300 या 500 रुपया आपको करना पड़ेगा। और अगर आप 20 दिन का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग ये आप देखिए 10,000 आपके इन्वेस्टमेंट हो गए। यानी 10,000 आप एक ही स्कीम में कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। बजाय उसके अगर आप 10,000 को ही आप 5 अलग अलग स्कीम में डालें तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बाकी जैसा आपने बोला, ऑपरेशनली ये बहुत ही कम्बरसम है, क्योंकि आपको डेली ट्रैकिंग करना या डेली इसको एग्जीक्यूट करना इतना पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ डेली एसआईपी की स्कीम्स हैं, और अगर ये करना चाहें तो जो तरीके वो हैं, ये तो ये लिक्विड फंड में एक लमसम अपना पैसा डाल दें और ये फंड को ये एक एसटीपी रूट के थ्रू ये डेली इसको ट्रांसफर करें। बट फिर भी मैं इनको सुझाव ये दूंगा, चूंकि आपने पहले ही बताया कि इनका मासिक जो इनकम है उसमें उतार चढ़ाव है, तो बेहतर होगा ये मंथली एसआईपी करें। तो जी, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी जो आपने क्वेरी पूछे उसके अकॉर्डिंगली राय दी गई है, डिटेल स्क्रीन पर भी हैं। लेकिन अगर आप मंथली फॉर्मेट में बढ़े हैं और ये हम लॉन्च से अब तक कुछ टॉप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो रिटर्न रहे हैं, इसके तहत आप अपनी रणनीति आगे की बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आइए अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से है। ये प्रश्न एमएल पांडे जी का है। पांडे जी समय लाइन पर हैं। पांडे साहब नमस्कार। हम देख रहे थे आपके प्रश्न में आपने स्पेसिफिकली जो डिटेल्स भेजी हैं इसमें कई सारी गोल्ड ईटीएफ स्कीम्स हैं जो रनिंग हैं, और आपने मेंशन किया है इसमें ऑलमोस्ट आप करीब 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो आप ये बता पाएंगे ये जो एक्सपोजर आपने गोल्ड में लिया हुआ है, ये आपका जो कुल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसका कितना परसेंटेज है? ये लगभग 10% है। ओके, 10% के आसपास है। खूब। मतलब जो एक थंब रूल जनरली रहता है कि गोल्ड में इतने इन्वेस्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली आप बढ़ रहे हैं। ये आप एग्जैक्टली इसको लेकर क्या जानना चाहते हैं आप? क्या क्वेरी है एग्जैक्टली? एक जो है बराबर शंका बनी रहती है जी कि जैसे शेयर मार्केट में एक बार हुआ था, काफी डाउनफॉल हो गया था राइज होके। शायद 90s में ऐसा हुआ था क्या? मार्केट्स में जी हाँ, उतार चढ़ाव रहता है। यही तो मार्केट जी नहीं, शेयर मार्केट एक बार कोलैप्स हो गया था बिल्कुल, काफी लोगों के पैसे डूब गए थे उसमें। तो क्या इसमें अगर गोल्ड ईटीएफ परचेज करते हैं तो इसमें भी ऐसी संभावना बनी रहती है या कुछ स्टेबल है? नहीं, देखिए गोल्ड एसेट क्लास की अगर हम बात करें, ये इन्फ्लेशन के हेज के तौर पर है। और आपने देखा होगा एक साल नहीं कई सालों में गोल्ड के रिटर्न्स किस तरह से रहे हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड की वैसे ही ट्रेडिशनली लोग उसको एक तरीके से सेव करते आते रहे हैं, लेकिन ये गोल्ड के नए फॉर्मेट्स जो हैं, गोल्ड ईटीएफ्स पेपर फॉर्मेट में आ रहा है, ये लोकप्रिय भी हो रहा है। और हमारे जो प्रकाश साहब आज के मेहमान हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे ये किस तरह से पिकअप हो रहा है, और स्पेशली इसमें एग्जैक्टली प्रकाश साहब आगे की अगर हम बात कर सकें और इनको आप ओवरऑल एक इसकी बता सकें थीम जिस तरह से चलती हैं, क्योंकि रिटर्न्स तो कई सारे फैक्टर्स पर डिटरमिन करेगा, लेकिन फिर भी अनसर्टन एनवायरनमेंट में ये काफी डिमांड में रहता है। आप इनको कैसे समझाएंगे?
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए सबसे पहली बात है, हमें दो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखनी पड़ेगी कि गोल्ड एक नेचुरल कमोडिटी है, और जहां तक हम कोई भी जो आप प्राइसेस जो मार्केट में डिटरमिन होता है वो हमेशा डिमांड और सप्लाई फैक्टर पे होता है। चूंकि गोल्ड एक नेचुरल कमोडिटी है, डिमांड हमेशा एक लिमिटेड है, हर दिन गोल्ड पैदा नहीं हो सकता है, और सॉरी जहां सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। और जहां तक डिमांड की बात आप देखेंगे तो डिमांड हम देख रहे हैं पिछले काफी सालों से बढ़ता चला जा रहा है। तो भले ही आज हम चाहे गोल्ड को चाहे जितना भी हम कहें कि ओवर प्राइस्ड है, बट आने वाले समय में चूंकि भारतवर्ष में हम सब जानते हैं कि गोल्ड का एक अलग महत्व है शादी में, और हम गिफ्ट देना चाहते हैं, बल्कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये वेल्थ के रूप में पास करना चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट में, चूंकि एक्सेस डिमांड की वजह से और लिमिटेड सप्लाई की वजह से ये हमेशा एक रीवैल्यूएशन होता चला जाएगा, और रिटर्न में ये आपको उनको दिक्कत नहीं होगी। जहां तक इन्होंने इक्विटी और इसकी बात की, मैं एक चीज बताना चाहूंगा गोल्ड के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो देखी गई है कि गोल्ड और इक्विटी के बीच में हमेशा एक वीक कोरिलेशन है, और जब भी इक्विटी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया है तो गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी जो गोल्ड के बारे में यह है कि गोल्ड जब महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये आपको महंगाई के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल, तो ये है गोल्ड का फंडा। और इक्विटीज का भी जैसे आप कह रहे थे, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले इक्विटीज कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न्स देता है। छोटी अवधि में जरूर उतार चढ़ाव होगा, शायद इसको बाजार भी कहते हैं, लेकिन अगर आप समझें तभी डायरेक्टली एंटर करें, लेकिन नजरिया लंबा लेकर चलें। आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। अगला प्रश्न जो है वो राजस्थान से है। सुनील परमार जी का ये प्रश्न है। सुनील साहब इस समय लाइन पर मौजूद हैं, ये एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं। आप सुनील साहब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या? सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ एंड आई एम कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम। जी सर, आई वाज अपॉइंटेड इन सितंबर 2006। जी, तो आपके लिए एप्लीकेबल है। 28 साल की सर्विस और बाकी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन मिलेगा वो उस समय की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त होगा, या मुझे और अलग पेंशन कहीं और भी निवेश करना चाहिए पेंशन के लिए? आपका बहुत खूब अच्छी, आप ये जिस तरह से इसको प्लान कर रहे हैं, जैसे आपने बताया 32 इयर्स एज और रिटायरमेंट के लिए ये एक लंबा सफर जो रहता है, आप इसको टाइमली प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं। एनपीएस में तो ये जो मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2004 में जनवरी के बाद से, तो वो कंट्रीब्यूशन तो आप दे ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रकाश साहब आप बता सकें तो एनपीएस को आप किस तरह से देखते हैं? ये जिस स्वरूप में है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बाद हमने देखा 2009 में ये आम लोगों के लिए भी खोली गई थी। ये एनपीएस को आप किस रूप में देखते हैं? आगे किस तरह से इसमें एक्सपेक्ट करें? एंड मोर ओवर साइड बाय साइड ये जैसे खुद ही कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखनी चाहिए, कई फॉर्मेट्स उसमें है, ये जिस एज प्रोफाइल में है उसमें इक्विटीज के सहारे भी बढ़ सकें। आप इनको किस तरह से ये जो लंबा रास्ता है कैसे वो इनके लिए तय करेंगे आप? सबसे पहले तो कि एनपीएस को अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी रिटायरमेंट के लिए आप कॉर्पस सेव कर रहे हैं, बट एनपीएस के बारे में 2-3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए एनपीएस में आप मैक्सिमम एक्सपोजर भी जो आप लेना चाहते हैं इक्विटी के अंदर, तो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और एज पर गवर्नमेंट रूल आप वो जो एक्सपोजर इक्विटी में है वो आपको इंडेक्स फंड में रहेगा। तो एक तरह से आप देखिए तो ये एक बैलेंस फंड टाइप की हुई, बट पैसिवली मैनेज है इक्विटी साइड में, तो ये आपको रिटर्न तो देगा बट बहुत ज्यादा रिटर्न देगा इसकी मैं बात नहीं कर सकता हूं। बट एट द सेम टाइम चूंकि आपकी इसमें डेट कंपोनेंट भी है जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, तो ये आपको सेफ्टी देगा, तो ये एक अच्छी है चीज है। बट इसके अलावा इनको चूंकि ये रिटायरमेंट के लिए अपनी कॉर्पस कलेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा इनको ये सुझाव होगा कि ये कुछ पैसा जरूर अग्रेसिव इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप इक्विटी फंड में डालें, जहां पे इनको अच्छा रिटर्न आएगा और ये उनको रिटायरमेंट के वक्त में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके देगा, और उस वक्त ये इसको चाहें तो डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी सेफ्टी और स्टेबिलिटी कर सकते हैं। जी, तो एनपीएस तो जो मैंडेटरी है वो जारी है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज में ज्यादा एक्सपोजर लेते हुए और रिटायरमेंट के नजदीक आप डेट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये, और बीच बीच में रिव्यू करते रहिएगा, इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। हम टॉप परफॉर्मर्स अभी हमने रन किए, आगे भी हम कार्यक्रम में उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये एनपीएस और बाकी जो और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, इस तहत आप बढ़ सकते हैं। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौट कर आते हैं।
वेलकम बैक। आज हम जायजा ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस का और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जे लाडा फाइनेंशियल सर्विसेज से प्रकाश रंजन सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, अगला प्रश्न जो हम शामिल करेंगे वो आर के मारवा जी का है। मारवा साहब ये प्रश्न मुंबई से पूछ रहे हैं। मारवा साहब खुद डॉक्टर हैं और इन्होंने जिस तरह से प्रोफाइल अपना भेजा है, ये एग्जैक्टली एक टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ये करोड़पति बनना चाहते हैं, जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं 20 ईयर्स का। मिस्टर मारवा, आपका स्वागत है। डॉक्टर मारवा, इनफैक्ट आप बता सकें ये एग्जैक्टली जो आपकी पूरी प्लानिंग है और जो आप इन्वेस्टमेंट्स का भी बता रहे हैं, पर मंथ 5 to 7,000 राउंड अबाउट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने पहले म्यूचुअल फंड्स में क्या कभी इन्वेस्ट किया है या फर्स्ट टाइम प्लानिंग है आपकी? हेलो जी, हेलो। यस डॉक्टर मारवा, प्लीज बताइए। हाँ जी, नहीं है ऐसा भी 1 करोड़ 20 साल के बाद मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो 5 से 7 हजार रुपया मैं एडिशन स्पेयर कर सकता हूँ और पीपीएफ में ऑलरेडी मैंने ये साल का जो है रफली अबाउट 80,000 रुपये डाल दिया है। फ्यूचर में कैसा मुझे करना चाहिए और इन एडिशन टू वट एवर आई हैड डन? ओके, पीपीएफ नो डाउट एक लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन टूल है। फिलहाल 8.8% आपको इस तरह से उस पर रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये जो आप पूरा जो बात कर रहे हैं 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम और जो आपका एज प्रोफाइल है, इसमें प्रकाश साहब इनको आप किस तरह से बताएंगे? ये जो राउंड अबाउट 7,000 की बात कर रहे हैं और ये जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं 20 साल का, उसमें इस टारगेट तक पहुंचने में अगर हम राउंड अबाउट 12% से 15% के बीच में रिटर्न्स की बात करें तो ये गोल अचीवेबल लगता है आपको? बिल्कुल लगता है और एक बहुत अच्छी बात है कि ये इन्होंने एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की है कि जो कि मेरे ख्याल से हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। और जब भी आप लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हो और अच्छे रिटर्न की बात करते हो तो मेरा अपना मानना है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने हिस्टोरिकली देखा है इक्विटी से ज्यादा अच्छा कोई रिटर्न आपको नहीं दे सकता है। तो मेरी सलाह इनको पहले होगी कि यस, ये अब 20 साल के अंदर और ये जो इनका अपना 5 से 7 हजार के बीच में 5 से 7 हजार पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ये अगर हम लगभग अगर 15% के हिसाब से अगर हम ये देखें एनुअलाइज उनको रिटर्न मिलता है और एक अच्छे कुछ 4-5 इक्विटी फंड में एसआईपी रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल ये इनको 1 करोड़ बल्कि उससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इक्विटी ने हमेशा इतना तो रिटर्न दिया ही है। और जो अच्छी फंड्स हैं, जो मैं हमेशा बोलूंगा, इसके अंदर इनको लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से स्टार्ट करना चाहिए और एक इनको इंडेक्स फंड पे भी एक्सपोजर लें। एक मैं इनको सजेस्ट करूंगा, चूंकि हम इंडिया में एक कंज्यूमर मार्केट है और हम कंज्यूमरिज्म देख रहे हैं और पिछले 3 साल का अगर आप देखें तो इंस्पायर्ड की जो हमारे यहाँ रिसेशन और ये सब हुआ, फिर भी हम देखते हैं कि एफएमसीजी जो सेक्टर है बहुत अच्छा किया है। और अगर मानते हैं कि आगे 20 साल में हमारी ग्रोथ स्टोरी है जो कि आने वाले समय में बिल्कुल दिख रही है, तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि ये उसमें एफएमसीजी भी सेक्टर पे भी थोड़ा एक्सपोजर ले। जी अच्छा प्रकाश साहब, जैसे इन्होंने भी बताया राउंड अबाउट 7,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी 20 साल लंबा सफर है, इन्होंने अपनी अभी आय बताई है, आगे जिस तरह से चलते हुए वो बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी और इंक्रीज कर सके, मतलब ये जो गोल की हम बात कर रहे हैं उससे कहीं आगे फिर निकल सकते हैं। बिल्कुल जी, आइए अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न विभोर जी की तरफ से है। ये प्रश्न विभोर भार्गव जी ने गाजियाबाद से इनफैक्ट पूछा है और ये समय लाइन पर मौजूद हैं। इन्होंने जैसे मेंशन किया है ये 5,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और 15 से 20 साल ये भी अच्छी जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और इनके भी अगर हम देख रहे हैं, इन्होंने जो भेजा है पीपीएफ अकाउंट रनिंग है जिसमें ये 70,000 पर ईयर डाल रहे हैं, तो लिमिट अब 1 लाख तक की हो चुकी है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभिभोर जी बताइए, ये आपकी क्या पूरी प्लानिंग है, प्लीज बताइए। मैं प्रेजेंटली जैसे आपने बोला मैं पीपीएफ में 70,000 पर मंथ तो डाल ही रहा हूँ जी, और साथ में मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पिनाकल में 50,000 पर ईयर कर रहा हूँ इन्वेस्ट। अलॉन्ग विद दिस एलआईसी पॉलिसी है मेरी 14,000 पर ईयर की और मैंने टर्म प्लान भी ले रखा है 25 लाख का, और साथ में मैं म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपोजर चाहता था एंड इनिशियली आई वांट टू स्टार्ट विद 5,000 रुपीज अ मंथ। ओके, ये फर्स्ट टाइम आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं? यस दैट्स राइट। ओके, विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट सर। प्रकाश साहब पहली बार कदम रख रहे हैं, मतलब ये क्या लार्ज कैप पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें इनिशियली? लंबा सफर है, फिर आगे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कैसे इनको आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं बढ़ेंगे? देखिए, इक्विटी फंड में
अगर आप देखें तो सबसे जो 3 तरह के होते हैं आपको, एक होते हैं डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, आपको एक सेक्टर फंड होते हैं और इंडेक्स फंड होते हैं। डाइवर्सिफाइड के अंदर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं। तो जो पहले वाला जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर होता है, मैं उसको हमेशा कहूंगा कि आप लार्ज कैप से स्टार्ट कीजिए। और उसका वजह बहुत सिंपल है कि लार्ज कैप अगर हम मान लीजिए टॉप कंपनीज की बात करें, चाहे वो BSE 30 हो या निफ्टी की बात करें, तो ये इनके एक अपने साउंड बिजनेस मॉडल होते हैं और एक अच्छी रेवेन्यू इनफ्लो होती है। तो वहां पे वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है बजाय कि आपके अदर स्मॉल कैप या मिड कैप के मुकाबले में। और लंबे समय की अवधि की अगर बात करें तो लार्ज कैप का रिटर्न हमेशा एक अच्छे रेंज में और अच्छा आता है। तो अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो हमेशा इनको मैं सुझाव दूंगा कि ये लार्ज कैप से स्टार्ट करें। चूंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मेरा अपना मानना है कि लंबे अवधि के लिए आपको इंडेक्स फंड पे भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली आप देखिए तो 5 साल, 10 साल, 15 साल में इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो कुछ एक्सपोजर उनको इंडेक्स फंड पे भी रखना चाहिए। बाकी आने वाले समय में 1-2 सेक्टर को हमें आइडेंटिफाई करके बढ़ना चाहिए। और जैसा कि मेरा अपना मानना है कि आज भले ही इंफ्रा फंड बहुत मुझे अच्छी नहीं लग रही हो, बट अगर हम आगे 20 साल की बात करें या लंबे अवधि की बात करें तो थोड़ा एक्सपोजर हम इंफ्रा फंड के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत अहम बात इनको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये डेली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग न करें, और जबकि अपनी जो इन्होंने लॉन्ग टर्म SIP के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने योजना बना रखा है, तो उसके अंदर सजग रहें, अच्छे फंड की सिलेक्ट करें और उसको मॉनिटरिंग करते रहें, बट परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म जो इंपैक्ट होती है उस पर ज्यादा ध्यान न दें। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म को लेकर चिंतित भी ना हो, ये लंबा सफर है और उसी तरह से प्लान करें, बीच बीच में रिव्यू जरूर करते रहें और फिर आप इसको पूरा प्लान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है या सुझाव हैं शो के लिए, तो आप अपने जो भी क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं शो के लिए आप हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। मेल ID समय स्क्रीन पर है। हम आपकी तरफ से जो सजेशन रहेंगे उसका हम इंतजार करेंगे और इस तरह से आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट और आखिरी क्वेरी हम शामिल कर रहे हैं। ये प्रश्न दिल्ली से मोहित शर्मा जी की तरफ से है, मेल के जरिए जो आया है। मोहित साहब जानना चाह रहे हैं स्पेशली गिल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर। प्रकाश साहब, ये जो टाइमिंग्स जिस तरह से ये गिल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट की जो है, जिसको लेकर ये काफी इंटरेस्टिंग इस समय साउंड कर रहा है, आप कैसे देखेंगे? स्पेशली जो बैकड्रॉप में हम देखें, ये इंटरेस्ट रेट्स अब आगे चलते हुए सॉफ्ट हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, अभी नहीं तो आने वाले कुछ समय में जब सेंट्रल बैंक कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो सॉफ्ट रहेंगे, तो उसको देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट्स को आप अभी एज ऑफ नाउ कैसे इस पर कॉल लेंगे? देखिए, आज लगभग इंटरेस्ट रेट एट इट्स हाईएस्ट पीक पे है और सारे लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब ये 2 दिन के बाद के क्रेडिट पॉलिसी में कम होता है नहीं होता, ये एक विषय है, अलग है। लेकिन ये मेरा मानना है और ये सभी लोगों का मानना है कि अगले लगभग 1 साल के अंदर 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कम जरूर होगा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ज्यादा रहेगी और ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल कम होगा। आज आपकी अगर 10 साल की अगर आप जीसे की पेपर की यील्ड देखें तो लगभग 8, 15 या 16 इस टाइप की है। तो आने वाले समय में जब भी इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसके प्राइस में अप्रिसिएशन होगा और यील्ड और बेटर हो जाएगा, तो और जो रिटर्न होगा वो बेटर हो जाएगा इन्वेस्टर के लिए। तो इस वक्त वो कर सकते हैं। बट एक चीज मैं अगेन यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि गिल्ड फंड उनके लिए है जो ज्यादा रिस्क अवर्स हैं, क्योंकि आप डेट फंड के अंदर 2 कैटेगरी होता है, एक जहां पे आप बॉन्ड फंड में करते हैं और एक गिल्ड फंड के अंदर करते हैं। तो ज्यादा रिस्क अवर्स जो लोग होते हैं उसके लिए गिल्ड फंड है, क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट रिस्क नहीं होता है जबकि इंटरेस्ट रिस्क दोनों में होता है। तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गिल्ड फंड के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में इसमें अच्छा रिटर्न आ सकता है इनको। जी, तो इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे और आपका शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रकाश रंजन सिन्हा साहब, थैंक यू, धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जिस तरह से आज हमने इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया है, कल जब हम हाजिर होंगे, एक पर्सनल फाइनेंस शो है, तो कल बातचीत होगी लोन मार्केट पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।